Good morning, students. I hope you all are good and healthy. Welcome to the daily current affair and classes with सिद्धि परीक्षा. So, I hope आपकी जीके की तैयारी अच्छी चल रही है और साथ के साथ आप अपने जीएस को भी अच्छे से मैनेज करके चल रहे हैं. इसी के साथ देख लेते हैं कि आज के कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट टॉपिक्स है जो कि हम पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले एज यूजुअल हम क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन का क्या सोल्यूशन है वो देखेंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. डेली हम एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है. उसके बाद हम देखेंगे एक वोल्केनो के बारे में. अभी एक एक्टिव वोल्केनो है, ये बेसिकली आइसलैंड में क्या हुआ है, इरप्ट हुआ है. अब इससे क्या होगा, वोल्केनो से पढ़ के हमारा जियोग्राफी का टॉपिक जो होगा कवर हो जाएगा, ठीक है. सो ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी फील्ड को टारगेट करेगा. उसके बाद हम देखेंगे कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कैसे रोल प्ले करता है फूड सिक्योरिटी के अंदर. अब फूड सिक्योरिटी और फूड सेफ्टी में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की क्या इन्वॉल्वमेंट है और ये किसने बताया है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, खुद एफएओ ने बताया, ठीक है. सो यहां से साइंस एंड टेक का टॉपिक कवर हो जाएगा. उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेस्टन कर्व के बारे में. प्रेस्टन कर्व अभी भी हाल ही में न्यूज में, और जो प्रेस्टन कर्व है ये इकोनॉमिक्स का न्यूज है, बेसिकली इकोनॉमी सेक्टर की. सो आप देख पा रहे हो ज्योग्राफी सेक्टर हम कवर कर रहे हैं, साइंटिफिक साइंस एंड टेक हम कवर कर रहे हैं, उसके बाद इकोनॉमी कवर कर रहे हैं. और जो लोकेशन बेस्ड है हम डेली एक एक लोकेशन लेके चल रहे हैं, चाहे वो रिवर हो न्यूज में, चाहे वो माउंटेन न्यूज में हो, चाहे वो कोई कंट्री न्यूज में, चाहे वो कोई आइलैंड न्यूज में हो. सो इसी के साथ हम लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी डेली कर रहे हैं. लास्ट में क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि होमवर्क के लिए इंपॉर्टेंट है. सो हर क्लास में 2 क्वेश्चन भी कवर हो रहे हैं, ठीक है. इसी के साथ जो आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए वो ये है कि इन 4 कंट्रीज में से वो कौन सी कंट्री है जिन्होंने अभी रिसेंट में अपनी स्पेस एजेंसी बनाई है. जैसे कि इंडिया की इसरो है, यूएसए की नासा है, जापान की जेक्सा है, ऐसे ही एक नई कंट्री भी क्या हुई है, इवॉल्व होकर बाहर आई है और उन्होंने भी अपने स्पेस सेक्टर में क्या किया है, अपने स्पेस सेक्टर में कदम रखे हैं. सो वो कौन सी कंट्री है, हिंट मैं आपको दे देता हूं कि ये वो कंट्री है जहां का सैमसंग है. सैमसंग के फोन यूज किए होंगे आपने. सो सैमसंग कंपनी की जिस कंट्री से ओरिजिन है वही कंट्री आंसर है. सो अगर आप सोच पा रहे हो, सो बिल्कुल सही सोच पा रहे हो, तो राइट आंसर द क्वेश्चन इज साउथ कोरिया. सो साउथ कोरिया ने अभी हाल ही में क्या है किया है, अपनी स्पेस एजेंसी को क्या किया है, बनाया है, लॉन्च किया है. और साथ के साथ इन्होंने ये भी बोला है कि 2045 तक हम क्या कर देंगे, 2045 तक हम एक मिशन लॉन्च करेंगे. जो कि हम क्या मिशन लॉन्च करेंगे, मार्स वाला. जैसे कि इंडिया ने अभी मार्स पे मिशन लॉन्च किया है, तो ऐसे ये बोल रहे हैं कि अभी तो स्पेस एजेंसी क्योंकि क्या हुआ है, अभी तो लॉन्च हुआ है, अभी तो स्टार्ट हुआ है. सो 2045 तक का ये एम लेके चल रहा है कि हम मार्स पे क्या कर देंगे, मिशन कर देंगे. बट ये कह रहे हैं कि हम सबसे पहला मिशन किस पे करेंगे, लूनर मिशन होगा, जो कि मून का मिशन होगा, ठीक है. सो ये आपको याद रखना है. बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि साउथ कोरिया है वो कंट्री जिन्होंने अभी अपनी स्पेस एजेंसी बनाई है. और स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, स्पेस एजेंसी का नाम है कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको आप बोल सकते हो KASA, कासा, जिसको आप क्या बोल सकते हो, कासा बोल सकते हो. सो के से क्या हो गया, कोरिया हो गया. ए से क्या हो जाता है हमारे पास, एरो हो जाता है, क्योंकि एरोस्पेस की बात हुई है, ठीक है. एरोस्पेस और ए से हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन. सो कासा किसकी एजेंसी है, आज के बाद अगर आपको पता लगे, जैसे जाक्सा हमने याद रखा हुआ है ना, नासा कहाँ की है, यूएसए की है. जाक्सा कहाँ की है, बेसिकली जाक्सा कहाँ की है, जापान की है. ऐसे ही हमें याद रखना है कि बेसिकली कासा स्पेस एजेंसी कहाँ की है, साउथ कोरिया, ठीक है. बिल्कुल. इसके साथ हम चलते हैं वोल्केनो के साथ. सो अभी क्या हुआ है हाल ही में, वैसे तो ये दिसंबर से होता आ रहा है. सो दिसंबर 2023 से क्या होता आ रहा है कि एक वोल्केनो इरिप्ट हो रहा है. कहां पे इरिप्ट हो रहा है, बेसिकली आइसलैंड में इरिप्ट हो रहा है. और आइसलैंड को बोला भी क्या जाता है कि लैंड ऑफ फायर एंड आइस. वहां पे क्या होता है, बहुत एक्टिव वोल्केनोज है आइसलैंड के अंदर, ठीक है. अब ये एक्टिव वोल्केनो कम से कम दिसंबर से अगर अब तक का हिसाब लगाएं, अभी मई चला हुआ है, अभी जून चला हुआ है, अगर अब तक का हिसाब लगाएं, ये वोल्केनो 5 बार इरिप्ट हो चुका है. सो देख रहे हो आपकी 5 बार, बेसिकली ये क्या है कि 5 बार इरिप्ट हो चुका है वोल्केनो. अब वोल्केनो का क्या नाम क्या है, क्योंकि ये आइसलैंड से बिलोंग करता है, तो वोल्केनो का नाम थोड़ा सा यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन इसकी थोड़ी सी अलग होगी. सो इसको बोला जाता है सुनक, इसको बोला जाता है सुंदक. तो यहां पे क्या होगा, ये इसको बोला जाता है सुंदक. अब सुंदक का मतलब होता है हाईएस्ट माउंटेन पीक, इसके नाम पे होता है माउंटेन पीक, ठीक है. तो सुंदक को बोला जाता है वहां पे माउंटेन पीक. तो सुंदक, नूसक, कीकार, सो ऐसे करके इसका नाम है. तो सुंदक, नूसक, कीकार वोल्केनो जो है ये आइसलैंड में क्या हुआ है, इरिप्ट आउट हुआ है. अब यहां से क्वेश्चन कैसे बन के आ सकता है, सीधा आपसे पूछा जा सकता है वोल्केनो का नाम. ये वोल्केनो का नाम दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये कौन सी कंट्री में इरिप्ट होता है. पहला क्वेश्चन ये बन के आ सकता है. दूसरा क्वेश्चन अगर आपके पास बन के आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है आइसलैंड के बारे में कुछ फैक्ट्स. सो हम दोनों की दोनों चीजों को क्या करेंगे, कवर अप करेंगे, ठीक है. सबसे पहले पढ़ लेते हैं आइसलैंड के बारे में, ठीक है. सो आइसलैंड जो अपने आप एक कंट्री है ना, वो कंट्री जहां पे उसकी लोकेशन सिचुएटेड है, उस लोकेशन की वजह से यहां पे वोल्केनोज होते हैं इतने ज्यादा. अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, ये इसीलिए क्योंकि मानो कि आइसलैंड अगर यहां पे है
सो आइसलैंड पहली बात तो सिचुएटेड है, आइसलैंड के पास कौन सा समुद्र लगता है, वो लगता है अटलांटिक ओशियन, ठीक है। अब अटलांटिक ओशन के अंदर होती है मिड ओशियानिक रीजिस, अटलांटिक रीजिस भी जिसको बोल देते हैं। अब मिड ओशियानिक रीजिस क्या होता है, मिड ओशियानिक रीजिस एक चेन है, एक्टिव वोल्केनोस की चेन है। वो वोल्केनो जो ओशन में इरिप्ट होते हैं उनकी एक चेन बनी है, उस चेन के ऊपर ये कंट्री लाई करती है, ठीक है। सो ये कंट्री आइसलैंड जहां पे लाई करती है वो एक क्या है, प्रॉपर हॉटस्पॉट है, ठीक है। सो मानो कि ये आइसलैंड है, आइसलैंड के इस तरफ, आइसलैंड के इस तरफ होता है ग्रीनलैंड और आइसलैंड के इस तरफ होता है नॉर्वे, और जो मिड ओशियानिक रीजेस होती है ना वो इसमें से ऐसे करके पास करती है। सो मिड ओशियानिक रीजेस का मतलब होता है यहाँ पे एक्टिव वोल्केनोस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको मैप में भी ये चीज दिखाऊंगा, बट पहले इसकी लोकेशन जानना बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है। और आइसलैंड जहां पे प्रेजेंट होता है, आइसलैंड के इस तरफ क्या है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, और इस तरफ क्या है, यूरेशिया कॉन्टिनेंट है। अब अगर मैं यूरेशिया बोलूं तो यूरोप और एशिया को मिला के बोल दिया जाता है यूरेशिया। अब यहां पे क्या है, यूरेशिया कॉन्टिनेंट है, और जहां पे ये आइसलैंड प्रेजेंट है, आइसलैंड पे क्या हो रहा है, प्लेट टेक्टोनिक्स। अगर आपने ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा प्लेट टेक्टोनिक्स का, सो आपको पता होगा प्लेट टेक्टोनिक्स में क्या होता है कि तीन तरह की फॉर्म्स होती है, एक होती है कन्वर्जेंट, एक होती है डाइवर्जेंट। सो यहां पे क्या हो रही है कि प्लेट्स हो रही है डाइवर्ज, ठीक है। सो यहां पे प्लेट्स डाइवर्ज हो रही है, मतलब कि प्लेट्स क्या हो रही है, आपस में एक दूसरे से मूव अलग कर रही है, और जब प्लेट्स एक दूसरे से अलग अलग मूव करती है, सो यहां पे क्या होता है कि वोल्केनोज इरप्ट होते हैं, ठीक है। सो आइसलैंड की लोकेशन ही ऐसी जगह है, इसीलिए यहां पे क्या है, सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो है। यही चीज मैंने यहां पे मेंशन करी है कि आइसलैंड को क्या बोला जाता है, लैंड ऑफ फायर एंड आइस। अब आइसलैंड क्या एक वोल्केनो एक्टिव रीजन है। अगर आज के बाद आपसे पूछा जाए कि आइसलैंड में इतने ज्यादा वोल्केनो क्यों फटते हैं, तो आप बता देना क्योंकि उसकी लोकेलिटी ही ऐसी जगह है। पहली कि वो कहां पे आती है, मिड ओशियानिक रीजिस में आती है। मिड अटलांटिक रीजिस का मतलब क्या होता है, ऐसी एक ऐसी एस करके लाइन होती है, वहां पे क्या है, बेसिकली मिड ओशियानिक रीजिस है, हर जगह पे क्या होते हैं, वोल्केनोज इरप्ट होते हैं। सेकेंडली ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, यहां पे यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका प्लेट क्या कर रही है, मूव अपार्ट कर रही है। ये चीज मैंने आपको यहां पे क्या कर दिया, एक्सप्लेन करके बता दिया। यहां पे क्या हो रही है, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हो रही है। जब दो प्लेट्स आपस में दूर जाते हैं उसको डाइवर्जेंट बोलते हैं। कन्वर्जेंट बोलते हैं जब दो प्लेट टेक्टोनिक्स आपस में आके मिल रही है, ठीक है। ये एक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली आपने ये चीज पढ़ी ही होगी, ठीक है। मैं यही अज्यूम करके यहां पे चल रहा हूं, नहीं भी पढ़ी तो आज के बाद जान लेना कि प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स में होती है, जब डाइवर्जेंट मूवमेंट्स होती है, जब डाइवर्जेंट प्लेट्स होती है, तो वहां पे क्या होता है, वोल्केनो इरप्ट होके बाहर आता है, ठीक है। सो आइसलैंड इज इक्वल्स टू अ प्रॉपर हॉटस्पॉट। अब आगे जाके मैं मैप में आपको दिखा देता हूं। सो आइसलैंड मैंने जैसे कि आपको बोला था कि आइसलैंड अगर यहां पे प्रेजेंट है, सो आइसलैंड की कैपिटल क्या होगी, आइसलैंड की कैपिटल है रेजाविक। सो रेजाविक इज द कैपिटल ऑफ द आइसलैंड। आइसलैंड के जो इस तरफ है वो है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड हो गया, इधर हो गया नॉर्वे, नॉर्वियन सी ऊपर होती है, और ये क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सो ये इसकी लोकेशन है, सेम लोकेशन मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाई थी, ठीक है। तो यहां से आइसलैंड तो हो चुका है खत्म। अब प्रॉपर आइसलैंड देख लीजिए ऊपर, ये क्योंकि ओशन बाउंड्रीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये एक लैंड लॉक कंट्री नहीं है, ठीक है। सो ऊपर होती है इसकी ग्रीनलैंड सी, यहाँ पे इसकी डेनमार्क सी है, यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। सो ये वाटर बॉडीज हैं जो कि सराउंड कर रही है, किसको सराउंड कर रही है, आइसलैंड को सराउंड कर रही है, ठीक है। अब आइसलैंड हमारा हो चुका खत्म। थोड़ा सा वोल्केनो के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। वोल्केनो के बारे में जो आपको पता होना चाहिए, पहली बात ये पता होनी चाहिए कि जो वोल्केनो होता है, वोल्केनो का मतलब होता है कि एक वेंट, वेंट का मतलब लगा लो कि नीचे से जो कनेक्ट होकर ऊपर तक आ रहा है। वेंट में से क्या होता है कि नीचे से क्या होता है कि मैग्मा। अब जब क्या होता है कि जो बाहर निकलता है उसको लावा बोलते हैं, और जब वो लावा अंदर ही रहता है उसको मैग्मा बोलते हैं। तो जब मैग्मा हाई टेंशन और प्रेशर के अंदर क्या होता है, जब प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से वो इरप्ट आउट होकर बाहर आता है, तो वो अपने साथ साथ कुछ गैसेस भी लेके आता है। वोल्केनो तीन टाइप के हो सकते हैं। वोल्केनो हम एक्टिव वोल्केनो बोल सकते हैं, जहां पे रेगुलरली क्या हो रहा है कि वोल्केनो निकल के बाहर आता है। वोल्केनो को हम डोरमेंट वोल्केनो भी बोल सकते हैं, जो कभी आता है कभी नहीं आता। और वोल्केनो को हम एक्सटिंक्ट वोल्केनो भी बोल सकते हैं, कि वो पहले वोल्केनो होता था, कि आज के टाइम में वहां पे क्या होता है कि वोल्केनो नहीं इरिप्ट हो रहा, ठीक है। सो ये तीन टाइप्स मैंने बता दिए। साथ के साथ मैंने ये भी बता दिया कि जो वोल्केनो की इरप्शन होती है उसमें बहुत ही ज्यादा गैसेज बाहर आती है। गैसेज कैसे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, सल्फर ऑक्साइड बाहर आती है, वेपर वाटर वेपर्स बाहर आते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है, एशिज बाहर आती हैं, सारी चीजें क्या होता है वोल्केनो के साथ साथ बाहर निकल के आती है। अब वोल्केनो जब होती है ना, इसके दो फैक्ट आप लेके चलो। अगर वोल्केनो कहीं किसी जगह पे वोल्केनो इरिप्ट हो रहा है, तो वहां पे दो चीजें होंगी, एक पॉजिटिव इफेक्ट होगा, एक नेगेटिव इफेक्ट होगा। पहले पढ़ते हैं पॉजिटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा कि जब वोल्केनो बाहर इरप्ट होके आता है, तो वोल्केनो इज इक्वल्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू लैंडफॉर्म्स। न्यू लैंडफॉर्म्स की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। और अगर लॉन्ग टाइम की बात करें, उन लैंडफॉर्म्स की जब वेदरिंग होती है, सो जहां पे वोल्केनो इरप्ट होके होता है, बहुत मिलियंस ऑफ सालों के बाद वहां पे फर्टाइल सोइल देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे कि ब्लैक सोइल होगी, ठीक है।
तो पहला पॉइंट क्या हो जाता है कि वहां पे क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू लैंडफॉर्म्स। साथ ही के साथ में उस लैंडफॉर्म्स की जब उन पत्थरों की वेदरिंग की जाए बहुत मिलियन साल बाद, वहां पे एक फर्टाइल सोयल देखी जाती है। ठीक है, एग्जांपल लेके चलो ब्लैक सोयल, जिसमें बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात होती है नेगेटिव को लेके चले। नेगेटिव को लेके चले कि जब वो बाहर आ रहा है, आपकी वोल्केनो इरिप्ट हो रही है, तो उसके साथ साथ जो गैसेस बाहर आ रही है, उन गैसेस से डिजीजेस भी हो सकती है जो कि वहां पे रहने वाले लोग हैं उनको। पहला नेगेटिव पॉइंट ये। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये कि क्योंकि ये गैसेस और ये एसिड्स इवॉल्व आउट हो रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अर्थ का जो एल्बिडो है वो इंक्रीज हो रहा है। अब एल्बिडो का मतलब क्या होता है कि वोल्केनिज एसिड्स क्या होती है, रिलीज इंक्रीज अर्थ एल्बिडो। अब अर्थ एल्बिडो का मतलब क्या होता है, अर्थ एल्बिडो का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, एल्बिडो का मतलब होता है कि जो भी रेडिएशन आ रही है उन रेडिएशन को एब्जॉर्ब ना करना, उसे उन रेडिएशन को क्या कर देना, रिफ्लेक्ट बैक कर देना। एग्जांपल लेके समझो, ये है आइस। आइस क्या होता है, फ्रेश आइस का सबसे ज्यादा एल्बिडो होता है। अब एल्बिडो क्या होता है, जब सन से रेडिएशंस आ रही है अर्थ के ऊपर, सो जो आइस होती है ना, आइस हीट की रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करती, वो रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, क्योंकि जो आइस होता है उसका एल्बिडो क्या होता है, ज्यादा होता है। अब बोला यह जा रहा है कि अगर वोल्केनो की इरप्शन हुई तो अर्थ का एल्बिडो इंक्रीज हो जाएगा। अगर अर्थ का एल्बिडो इंक्रीज हो गया कि मतलब कि अर्थ में जब सन की रेडिएशन आएगी तो अर्थ उन रेडिएशन को अब्जॉर्ब नहीं करेगा बल्कि रेडिएट बैक कर देगा। इससे क्या होगा कि अर्थ ठंडी हो जाएगी। सो इससे क्या होगा कि कूलिंग ऑफ अर्थ टेक प्लेस करेगी। सो एक नेगेटिव पॉइंट होगा। सो क्या होगा कि वहां पे क्या होगा, कूलिंग टेक प्लेस करेगी। ठीक है, सो ज्यादा एल्बिडो मतलब कि ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करना, लाइट को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट करना। इसकी वजह से क्या होगा कि कूलिंग ज्यादा होगी। सो कूलिंग ऑफ अर्थ कैन टेक प्लेस। ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है इसके बारे में। सो पहला टॉपिक यहाँ पे हो चुका है अच्छे से खत्म। दूसरा टॉपिक लेके चलते हैं, किसके बारे में हम पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का क्या रोल है फूड सेफ्टी में। अब हुआ क्या है कि एक कॉन्फ्रेंस, एक मीटिंग टाइप चली हुई थी, कहां पे, ऑस्ट्रेलिया वाइना में। अब ऑस्ट्रिया वाइना के अंदर क्या हुआ था कि ये मीटिंग चली हुई थी। मीटिंग को होस्ट किया था किसने, पहले तो किया था एफएओ ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ मिली हुई थी कौन सी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके इसको होस्ट किया और वहां पे एक बात करते हैं कि यार कि जो ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है ना, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की जो इन्वॉल्वमेंट हुई है, अभी इवॉल्वमेंट हो रही है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, फूड सेफ्टी में। तो ये बात होती है वहां पे। अब आपको ये याद रखना है कि ये जो ये होस्ट करने वाले हैं, होस्ट किसने किया, दो ने किया। सो इन दो के नाम आपको, ऑर्गेनाइजेशन के नाम याद रखने हैं। ठीक है, इनके हेडक्वार्टर्स आपको पता होने चाहिए, पहली बात ये। अब इनके हेडक्वार्टर्स कहां पे, ये आपको मुझे बताना है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, ये आपका क्या है, होमवर्क, क्योंकि अगर आप खुद सर्च करोगे तो आपको ज्यादा पता रहेगा, दिमाग में ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब सेकंड बात जो आपको पता होनी चाहिए कि इन्होंने बोला कि जो फूड एंड सिक्योरिटी है उसमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का क्या है, पॉजिटिव इंपैक्ट है। अब वो इंपैक्ट कैसे है, बोला गया कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो जो हंगर होता है ना, फाइट हंगर करने में हेल्पफुल होती है। साथ के साथ में ये क्या करती है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, जो माल न्यूट्रिशन होते हैं उस चीज को इंप्रूव करने में हेल्पफुल होती है। और साथ ही के साथ में जो फूड्स होते हैं, जो हमारे फूड प्रोडक्ट हैं, उनकी सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने में इंपॉर्टेंट होती है। सो इन शॉर्ट अगर देखा जाए, सो जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होती है ना, ये बहुत ही ज्यादा क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है किसके लिए, वन हेल्थ अप्रोच के लिए। अब वन हेल्थ अप्रोच क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तारीफ की गई है, किसकी तारीफ की है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की। भाई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसमें, फूड सिक्योरिटी में। अब इस टर्म को हम ऐसे में भी यूज कर सकते हैं, बट उससे पहले बता दी जाए कि ये वन हेल्थ अप्रोच क्या है। सो वन हेल्थ अप्रोच इज एन अम्ब्रेला टर्म। अम्ब्रेला टर्म क्या है, एक अम्ब्रेला जिसके अंदर सब कुछ, मतलब ये एक ऐसी अप्रोच है, एक ऐसी हेल्थ अप्रोच है, एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके अंडर हम सबको लेके चलते हैं। हम ह्यूमंस है, खुद को लेके चलेंगे, लोग एनिमल्स को लेके भी चलते हैं इसके अंदर, साथ के साथ हम इकोसिस्टम को लेके भी चलते हैं इसके अंदर। सो तीनों चीजों को हम क्या करते हैं इसके अंदर लेके चलते हैं, पीपल को लेके चलते हैं, एनिमल्स को लेके चलते हैं, इकोसिस्टम को लेके चलते हैं। सो इसके लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। अब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है क्या, सो ये कुछ मैंने यहाँ पे आपके सामने इसकी एप्लीकेशन से लिख दिया कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कैसे हेल्पफुल होती है किस चीज में, फूड सेफ्टी में। तो सबसे पहला है मेरे पास एनिमल हेल्थ में। अब क्योंकि इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट हो गई है कि वो एनिमल्स में जो जो डिजीजेज आ रही है, नई नई डिजीजेज होंगी, तो वो इजीली डिजीजेज को डिटेक्ट कर लेगी। अगर एनिमल की डिजीजेज को इजीली डिटेक्ट कर पाए तो हम इजीली उसको डायग्नोज कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि एनिमल की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इजी कर लेता है क्या, डिजीज को
वो कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, उसको जांच लेते हैं कि क्या क्या उसमें क्या है, क्या डिजीज की दिक्कत है, फिर उसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, हम शुरू कर सकते हैं। सो पहली एप्लीकेशन ये। दूसरी एप्लीकेशन है सोयल एंड वाटर मैनेजमेंट। सो सोयल और वाटर मैनेजमेंट के लिए भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी क्या है, थम्स अप अच्छी चीज है। उसके बाद हमारे पास आता है फूड एंड सेफ्टी कंट्रोल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे प्लस मार्क लगा लो, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या बोला गया है, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इरेडिक्शन क्या होता है। अब फूड को एक ऐसी जगह पे रखा जाता है कि उन फूड पे कुछ रेडिएशंस को मारा जाता है। उन रेडिएशंस की वजह से क्या होगा, मान लो कि यहां पे फूड रखा हुआ है कुछ रेडिएशंस के अंडर। अब ये रेडिएशंस क्या करेंगी, जो ये फूड है इसकी सेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर देंगी, मतलब कि फूड की स्टोरेज में हेल्पफुल है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, साथ के साथ में वो क्या करेगी, फूड की सेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर देगी। अब अगर फूड की सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो गया, मतलब कि फूड को हम लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं जब भी हमें जरूरत है, ठीक है। सो ये इसीलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इरेडिक्शन का मतलब भी यही है, किसी भी सब्सटेंस पे रेडिएशंस को डालना, ठीक है। सो यहाँ पे ये टॉपिक जो हमारा था इंपॉर्टेंट था, कवर हो चुका है। और साथ के साथ आपको इनिशिएटिव एक याद रखना है कि कौन सा इनिशिएटिव है जो हमने इसके लिए लिया है। सो ग्लोबल लेवल पे देखा जाए, सो एटम फॉर फूड इनिशिएटिव जो था, ये किसने लिया, ऑब्वियसली फूड एंड एग्रीकल्चर एसोसिएशन लिया, साथ के साथ इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, किसने, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने लिया है। सो दोनों ने ये क्या लिया है, ये इनिशिएटिव लिया साथ में। और अगर इंडिया की बात करूं, तो इंडिया में तो इनका एक प्लांट भी खुला है, रेडिएशन प्रोसेसिंग प्लांट, कहां पे, नवी मुंबई में, ठीक है। सो ये चीजें आप थी इंपॉर्टेंट जो कि आपको याद रखनी है, किससे रिलेटेड है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इज गुड फॉर फूड सेफ्टी, ठीक है। सो इसी के साथ ये टॉपिक हो जाता है खत्म, और अगला टॉपिक पे चलते हैं जो इकोनॉमी का टॉपिक है, जो कि है प्रेस्टन कर्व। अब जो ये प्रेस्टन कर्व है ना, अब इसकी ये क्या कर्व है, आपको इसके बारे में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा, अगर एग्जाम में आया, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ एक क्वेश्चन इसमें से बनेगा। अब वो क्या पूछ सकते हैं, सबसे पहले तो एक स्टोरी सुन लो। जो प्रेस्टन कर्व है, ये 1975 में सबसे पहले प्रपोज किया गया था, मतलब कि सबसे पहले सामने लेके आया गया था। अब इसको कौन लेके आए थे सबसे पहले, सैम्यूल एच प्रेस्टन। सो इन्हीं के नाम पे इस कर्व को डाल दिया। अब इस कर्व का मतलब क्या होता है, अब फोटो में देख पा रहे हो, ये देखो इस तरीके से। अब क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा कि प्रेस्टन कर्व रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट, प्रेस्टन कर्व है क्या। सो सिर्फ आपको डेफिनेशन इसकी याद रखनी है, और कुछ इसमें से याद नहीं रखना, ट्रस्ट मी। सो आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि प्रेस्टन कर्व क्या बताता है आपको, कि प्रेस्टन कर्व इज अ टाइप ऑफ कर्व जो पर कैपिटा इनकम, कितनी पर कैपिटा इनकम होगी, और उसके साथ साथ उसको रिलेट किया है किसके साथ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ। सो यही चीज मैंने यहां पे लिखी है कि इनकम को, पर कैपिटा इनकम कितनी है ना, उस इनकम को क्या किया, उस इनकम को रिलेट किया किसके साथ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ। सो यही है क्या, प्रेस्टन कर्व। सो अगर मैं यहां पे बोलूं तो प्रेस्टन कर्व इज इक्वल्स टू इनकम, इनकम को क्या किया है, डायरेक्टली रिलेट किया किसके साथ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ क्या किया, सीधा सीधा इन्होंने रिलेट किया है। सो यही चीज आपको याद रखनी है। अब इस ग्राफ ने बोला, इस कर्व ने बोला, इतने सालों तक जज करते हुए बोला इस ग्राफ ने कि अगर किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम अच्छी है, तो वहां के जो लोग होते हैं ना, उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, अगर उसको कंपेयर किया जाए उस कंट्री से जिस कंट्री की लो पर कैपिटा इनकम होगी। अब ये क्यों बोला गया, अब आप खुद एक आइडिया लगाओ कि अगर कोई कंट्री ऐसी है जहां के लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो वो क्या नहीं कर सकते, वो हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर में क्या होगा कि हेल्थ केयर की अच्छी वो फैसिलिटी नहीं उठा सकते, वहां पे क्लीन इन्वायरमेंट का इशू पड़ता है, हेल्थ केयर का इशू पड़ता है, साथ के साथ में इशू पड़ता है कि भाई आप जिस जगह पे रह रहे हो, आपके पास पैसे हैं क्या कि आप अच्छा न्यूट्रिशन फुल खाना खा सके या नहीं खा सके, ठीक है। सो फूड को लेके, हेल्थ को लेके और क्लीन इन्वायरमेंट को लेके, ये 3 रोल हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं, और यही फाइंडिंग्स इस रिपोर्ट ने की है। तो ये कर्व यही बताता है कि वैसे अगर देखा जाए, सो अगर किसी कंट्री की जो इनकम है वो ज्यादा हो, सो ज्यादा फर्क नहीं दिखता, मतलब कि अगर ज्यादा इनकम है, सो बेसिकली अगर ज्यादा इनकम है, किसी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, सो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसमें ज्यादा फर्क तो नहीं दिखेगा, बट थोड़ा थोड़ा सा फर्क जरूर दिखता है, एक लेवल के बाद फर्क नहीं दिखता, ठीक है। सो कारण यही बताया कि किसी कंट्री में अगर पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, तो वहां के लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो थोड़ी सी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द लो अर्निंग इनकम कंट्री पीपल, ठीक है। सो यही चीज यहां पे बताइए, और यही चीज मैंने आपको बताई है। इसी के साथ चलते हैं लास्ट टॉपिक पे आज के, जो कि एक आइलैंड के रिलेटेड है। अब हमने सैन केतु आइलैंड पढ़ा था, अब वो आइलैंड
कौन सा डिस्प्यूटेड आइलैंड है, किन कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूटेड आइलैंड है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैंने परसों की क्लास में आपको पढ़ाया था। आज मैं एक नया डिस्प्यूटेड आइलैंड आपके लिए लेके आऊं जो कि अभी न्यूज में है। स्टोरी सुनिए साथ में। चाइना क्या करता है, चाइना अभी रिसेंट में अरब के लीडर्स को बुलाता है। अब चाइना अरब के लीडर्स को क्यों बुलाता है? क्योंकि चाइना अरब लीडर की कुछ कॉरपोरेशन, कुछ मीटिंग्स होती है, तो वो सारे आसपास के अरब के लीडर्स को बुला लेता है कि यार एक मीटिंग रखते हैं, कॉरपोरेशन रखते हैं। उसी मीटिंग में यूएई भी आ जाता है, ठीक है। सो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी उसी में आ जाता है। अब जब यूएई वहां पे आ जाता है, सो यूएई का लीडर और चाइना के लीडर क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट को साइन करते हैं, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे डिटेल में बताया कि ये अरब लीड को क्या करते हैं, होस्ट करते हैं। इसी में क्या करते हैं, क्योंकि ये कॉरपोरेशन है दोनों स्टेट्स की, और यहीं पे क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट साइन कर लेते हैं। यूएई और चाइना के क्या होते हैं, लीडर्स क्या करते हैं, स्टेटमेंट को साइन कर लेते हैं। अब वो जो स्टेटमेंट साइन होती है, उस स्टेटमेंट को समन कर देते हैं ईरान वाले। उसको क्या कर देते हैं, समन कर देते हैं। कौन समन कर देते हैं? ईरान वाले। सो न्यूज में ये क्यों था कि अभी रिसेंटली ईरान ने क्या कर दिया, समन भेज दिया कि भाई हम प्रोटेस्ट करने वाले हैं क्योंकि चाइना ने बोल दिया। अब स्टोरी क्या है, समन उन्होंने कर दिया, स्टेटमेंट कर दिया, बट क्यों किया? एक आइलैंड है, आइलैंड का नाम क्या है, अबू मूसा आइलैंड। आप देख पा रहे हो एक अबू मूसा आइलैंड है, साथ के साथ इसके 2 आइलैंड हो रहे हैं। अब ये 3 जो आइलैंड है ना, इन 3 आइलैंड का इशू है बिटवीन यूएई एंड ईरान। तो भाई इसमें चाइना का क्या रोल है? अब चाइना ने क्या बोला रिसेंट में, जो स्टेटमेंट दोनों ने, यूएई और चाइना ने जो स्टेटमेंट साइन किया, तो चाइना कहती है कि चाइना इज इन द फेवर ऑफ यूएई। अब चाइना कह रही है कि मैं यूएई की तरफ हूं, और जो यूएई क्लेम कर रहा है कि ये आइलैंड यूएई की टेरिटरी के आते हैं, ये आइलैंड यूएई का इंटीग्रल पार्ट है। सो चाइना कह रहा है कि मैं यूएई के साथ हूं, और यूएई सच बोल रहा है कि ये जो टेरिटरी है ये हमारी आइलैंड टेरिटरी। बट जो ईरान बोल रहा है, ईरान कह रहा है ये टेरिटरी हमसे बिलोंग करती है, यूएई से बिलोंग नहीं करती। अब ये हिस्ट्री क्या है, ठीक है, उस हिस्ट्री को पढ़ते हैं, बट न्यूज में यही था जो भी था, ठीक है। अब देखते हैं इन आइलैंड के बारे में, ठीक है। सो ये बहुत प्यारा सा आइलैंड है, ठीक है। ये आइलैंड और इसके साथ साथ दो आइलैंड हो रहे हैं। सो ये 3 आइलैंड है जो बेसिकली इनका क्या चला हुआ है, विवाद चला हुआ है। सो ये जो अबू मूसा आइलैंड है ना, ये एक तो इसकी लोकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये जो आइलैंड है, यूएई कह रहा है कि ये हमारा है, ईरान कह रहा है हमारा, पर ये है किसका? सो 1971 तक ये आइलैंड था ब्रिटिशर्स का। 1971 में ब्रिटिशर्स चले जाते हैं इस आइलैंड को छोड़कर। 1971 के बाद जो ईरान होता है वो ऑफिशियली इसको क्या करने लग जाता है, गवर्न करने जाता है इस आइलैंड को। सो 1970 के बाद जो ये आइलैंड है, इसके ऊपर राज किसका है? ईरान का राज है। बट यूएई क्लेम करने से नहीं हटता, पर इसको गवर्न कौन कर रहा है? ईरान ही कर रहा है 1971 के बाद। बट अभी रिसेंट में चाइना ने बोल दिया कि नहीं, हम तो यूएई के साथ है, और ये जो आइलैंड है वो किसका है? यूएई का है, ठीक है। तो इसीलिए ये विवाद क्या है, बना हुआ है। बट ये आइलैंड इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि ये आइलैंड बहुत ही ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का क्या है, हब है। यहाँ पे नेचुरल गैस अगर आप देखो, यहाँ पे ऑफशोर देखो, यहाँ पे आप देखो ना, मतलब इस आइलैंड पे बहुत ही ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बहुत ही ज्यादा नेचुरल गैस है, जो कि क्या है, इकोनॉमी, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी गेम तो पैसों की ही है, ठीक है। सो वो बहुत ही ज्यादा रिसोर्सफुल, ये क्या है, आइलैंड बहुत ही ज्यादा रिसोर्सफुल है, इसीलिए ये आइलैंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर इस आइलैंड की लोकेशन देखी जाए, क्योंकि इस आइलैंड का लोकेशन के हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है। सो जो ये आइलैंड है ना, ये आइलैंड कहां पे पड़ता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये स्टेट ऑफ हुर्मुज के पास पड़ता है। अब ये स्टेट ऑफ हुर्मुज क्या है? स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट होती है कोई, स्ट्रेट का मतलब होता है एक ऐसी वाटर बॉडी दो वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट कर दे, इसको बोलते हैं स्ट्रेट। ऐसे ही चैनल भी होते हैं अलग अलग, ऐसे ही आपको गल्फ मिलेगी, तो सबकी अलग अलग डेफिनेशन होती है। बस स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? 2 वाटर बॉडीज को मिलाने वाली एक वाटर बॉडी। सो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होती है, ये पर्शियन गल्फ को क्या कर देती है, मिलाती है किसके साथ? गल्फ ऑफ ओमान के साथ, और फिर उसको अरेबियन सी के साथ, मतलब एक ऐसी चेन बन जाती है। ये यहां पे आइलैंड है, यहां पे है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहां पे है पर्शियन गल्फ। तो पर्शियन गल्फ किससे मिलती है? गल्फ ऑफ ओमान से। और गल्फ ऑफ ओमान किससे मिलती है? अरेबियन सी से। अगर मैं मैप में ये चीज आपको दिखाऊं तो आप देख पा रहे हो यहां पे कि यहां पे है पर्शियन गल्फ, ये आइलैंड है अबू मूसा आइलैंड, यहां पे है अबू मूसा आइलैंड, और ये दूसरा आइलैंड है यहां पे, ठीक है। अब ये जो पर्शियन गल्फ है, ये देखो यहां से पर्शियन गल्फ निकलते हुए क्या होते हैं, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है,
ये किससे मिल रही है, गल्फ ऑफ ओमान से मिल रही है, और गल्फ ऑफ ओमान से मिलते हुए आगे क्या आ जाती है हमारे पास, अरेबियन सी आ जाती है आगे जाके मिलके। सो लोकेशन वाइज भी ये अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है ये, अबू मूसा आइलैंड, ठीक है। सो इसीलिए दोनों कंट्रीज क्लेम कर रही हैं कि भाई ये मेरा है, ये मेरा है। बट अगर आपसे अभी पूछा जाए तो इसको अभी कौन गवर्न कर रहा है, ईरान ही गवर्न कर रही है। बट ईरान और चाइना के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स है, इसीलिए जो चाइना है वो यूएई के फेवर में है, और यही ये डिस्प्यूट है अभी। अब इसकी लोकेशन याद कर लीजिए, क्वेश्चन में आपसे सीधा पूछा जा सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कौन सी दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। सो पर्शियन गल्फ को किससे करेगी, गल्फ ऑफ ओमान से करेगी, आगे जाके वो अरेबियन सी में मिल जाएगा। या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि जो ये आइलैंड है अबू मूसा आइलैंड, ये कहां पे प्रेजेंट है। सो वाटर बॉडीज आसपास की याद रखना, ठीक है। आप देख पा रहे हो ये रहा यूएई, ये रहा ईरान, ये रहा ओमान, ठीक है। सो आसपास की कंट्रीज याद रखना, मैप ओरिएंटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ जो आज का क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए वो ये है प्रेस्टन कर्व को लेके। सो जो प्रेस्टन कर्व आप अभी न्यूज में देख रहे हो वो क्या है, क्वेश्चन अगर प्रेस्टन कर्व से आया, मैं कह रहा हूं डिट्टो सेम क्वेश्चन यहां से आ सकता है ऐसे उठ के, ठीक है। सो प्रेस्टन कर्व क्या है, ये इलुस्ट्रेट करता है रिलेशनशिप बिटवीन अ कंट्री जीडीपी ग्रोथ एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या हमने ये पढ़ा कि प्रेस्टन कर्व तो जीडीपी ग्रोथ देखता है और पॉपुलेशन ग्रोथ देखता है, क्या हमने ये पढ़ा? नहीं, ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा। इट डिनोमिनेट द कोरिलेशन बिटवीन अ नेशन हेल्थ केयर एंड एक्सपेंडिचर। प्रेस्टन कर्व और हेल्थ केयर को तो हमने पढ़ा ही नहीं कि प्रेस्टन कर्व का कोई हेल्थ केयर के साथ रिलेशन होता है, पढ़ा ही नहीं। सो अब दो ऑप्शन तो मैंने एलिमिनेट करवा दिए, नीचे से सी और डी में से एक आंसर होगा, वो आपको बताना है कि बेसिकली प्रेस्टन कर्व क्या है, ठीक है। सो ध्यान से ऑप्शन को पढ़ना और ध्यान से आंसर करना इसका। इसी के साथ क्लास को करते हैं एंड। सो कल मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। वैसे तो कल संडे है, पर देखते हैं कि कल क्लास रखनी है या नहीं रखनी। बट अगर नहीं हुई क्लास तो मंडे को मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। सो जीके जो आपका है यहाँ पे अच्छे तरीके से कवर हो रहा है। आज हमने क्या लिया, ज्योग्राफी की न्यूज, इकोनॉमी की न्यूज, साइंस एंड टेक की न्यूज, तो हर एक सेक्टर की न्यूज ली जा रही है, ठीक है। सो जीके की टेंशन मत करो, जीएस आप अपना करते रहो साथ के साथ। कल मिलेंगे दोबारा कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।